स्टार्ट करो। गुड इवनिंग एवरीवन। कोई इश्यू तो नहीं, सब ठीक है ना? देखो तो यस। अब मैं आपको बता दूं, इस क्लास में स्पेशली जो हमारा ये मंडे वेंसडे फ्राइडे जो बैच चलेगा, इसके लिए आपको मैं बता दूं कि मंडे वेंसडे फ्राइडे हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? क्योंकि मंडे वेंसडे फ्राइडे को मैंने इसलिए प्रैक्टिस का सेशन रखा है क्योंकि हम लोग क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैसेजेस और कुछ एक्स्ट्रा जो वोकैब होगा ना, ये मैं इसमें कराना चाहूंगी क्योंकि ये 4 पोर्शन हैं जिसमें वोकैब और ग्रामर तो चलता रहता है मंडे वेंसडे फ्राइडे के अलावा। जो हम लोग ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है ना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, इसमें हम लोग ग्रामर और वोकैब तो करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट को अब जैसे क्लोज टेस्ट तरीका सिखा दिया, सेंटेंस अरेंजमेंट का तरीका सिखा दिया, पैसेज दिखा दिया एक आध दो, उसके बाद फिर इस पर हम लोग ध्यान ज़्यादा नहीं दे सकते। वोकैब तो खैर हमने यहाँ इसमें वोकैब हम लोग करीबन 20 शीट्स करते हैं और उसके साथ साथ और भी है, जैसे नाउन में भी बहुत वोकैब आता है, फिर कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव में वोकैब आता है, कंफ्यूजिंग वर्ब में वोकैब आता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पे हम ये सारा प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, तो स्पेशली मुझे लगा कि अभी मेंस आया है तो क्यों ना मेंस के साथ हम मेंस के पेपर के साथ हम इसको तैयारी कर लें। अब सुनो, यस, गुड इवनिंग विशाल, विदित एंड एवरीवन, सुधीर, महेंद्र, सबको गुड इवनिंग। आप मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत अच्छे से। मैं चाहती हूं आप लोग प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए। इसके लिए सबसे पहले एक बात बताओ, पैसेज क्या है? कॉम्प्रिहेंशन है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। देखो इंग्लिश में जो है ना, इंग्लिश में आपको 3 चीजें आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक भाषा जब सीखते हैं तो हम लोग पहले सुनते हैं। जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, पहले सुनता है, फिर उसको इमिटेट करके बोलने की कोशिश करता है। यानी कि एक लिसनिंग हो गया, एक स्पीकिंग हो गया, एक राइटिंग हो गया। अब एक जो है उसमें रीडिंग है। तो रीडिंग क्या है कि पढ़ के आपको कितना समझ में आता है, आप कितना समझने के पोजीशन में हो, और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको कितना आप समझ के कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स के साथ में बता दूं, आपका दिमाग है ना कंसंट्रेटेड नहीं रहता है। अब खासकर लड़कों का दिमाग है ना, आप लोग का 70 तरीके की चीजें होती है जो आपका ध्यान भटकाता है। तो कभी ध्यान भटक गया, फिर वापस खींच के लाते हो, फिर रीडिंग करते हो, फिर ध्यान इधर जाता है। तो ठीक है, मन बहुत चंचल होता है, लेकिन मन को कंसंट्रेट करना पड़ेगा पैसेज के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, ये 2 चीजों के लिए, खासकर पैसेज के लिए। क्योंकि पैसेज जब आप रीड करते हो, फिर जब क्वेश्चन में जाते हो तो फिर से पैसेज में वापस आना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन उतना नहीं होता। तो हम पैसेज करने का भी तरीका कुछ और भी देखेंगे, 1-2 और तरीके से पैसेज करेंगे ताकि कम समय, जितना समय बचाया जा सके। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि क्लोज टेस्ट से हम शुरू करते हैं, और उसका रीजन मैं बताती हूँ। क्लोज टेस्ट का रीजन क्या करने का, आसान चीज होता है ये। इसमें आपको एक बार सबसे पहले जो पैसेज रहेगा, जो पैसेज दिया रहेगा, उसमें देखना क्लोज टेस्ट जो मेंस में आता है उसमें सबसे पहले जो ब्लैंक्स होते हैं वो होते हैं 10, दूसरा में भी 10 होता है और तीसरा में 5 होता है। 25 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में इसके। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं उसी में। और आपको एक बात ध्यान रखना, मंडे वेंसडे फ्राइडे में आपको दोपहर तक आपको अपने पोर्टल में क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे और असाइनमेंट मिल जाएगा। मैं केडी लाइव में भी मैंने आज मेंशन कर दिया था कि भाई असाइनमेंट आपको प्रोवाइड हो गया पोर्टल में, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना, अटेंटिवली बैठना अपने चेयर में, टेबल पे, और अपना लैपटॉप खोल के या मोबाइल को अच्छे से फिक्स करके
और बहुत अटेंटिवली इस क्लास को अटेंड करोगे, ऐसा अटेंड करोगे जैसे कि एग्जाम दे रहे हो आप, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ताकि मिनिमम मिस्टेक्स हो सके। ठीक है, बोलो कोई बात? नेहा ये बैच तो हो ही जाएगा ना, ये बैच में है क्या मंडे वेंसडे फ्राइडे वाला बैच में? इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। ठीक है, जो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वाला बैच है उसको तो मुझे खत्म करना ही पड़ेगा मेंस के पहले, तो मैं आपको बता दूं कि कैसे करेंगे हम लोग। अब आओ क्लोज टेस्ट 1 में, और जरा फटाफट आप एक बार रीड करो। मैं आपको 2-3 मिनट टाइम देती हूं, पहले आप रीड करो। क्लोज टेस्ट बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, करने की कोशिश करो। चलो ध्यान से सुनना। पहले तो मैं क्या करूंगी, अभी देखो अभी क्लास स्टार्ट ही कर रही है, इसलिए मैं तुरंत ही आपको बहुत फटाफट नहीं कराने की कोशिश करूंगी। क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे सुधीर? प्लीज प्लीज प्लीज, अगर इस बैच में आप बिना प्रिंट आउट लिए बैठोगे तो क्लास नहीं चल सकता। समझ रहे हो? बिना प्रिंट आउट लिए बैठोगे तो क्लास नहीं चल पाएगा। आपका पोर्टल में सारा मिल जाएगा, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा पोर्टल में। देखो विदाउट कैसे करोगे बिना आप क्वेश्चन पेपर के? जिनके पास नहीं है वो कोशिश करो कि आप लोग बाद में कर लेना, अभी नहीं है तो। ठीक है ना? आ जाओ क्लोज टेस्ट 1 में। नोटिस नहीं आया? कोई बात नहीं विशाल, अभी आप प्रिंट आउट निकाल लो, उसके बाद फिर बैकअप देख लेना, है ना? ध्यान से सुनना। क्लोज टेस्ट 1 में मैंने क्या कहा है आपको मैं पहले बता दूं। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ग्रामर एंड वोकैब चलेगा, मंडे वेंसडे फ्राइडे ये पोर्शन चलेगा। उसका रीजन ये है कि ये ऐसा पोर्शन है जिसमें टीचर्स ध्यान नहीं देते, और मैं शुरुआत ही करा रही हूं आपको एसएससी मेंस 2018 के पेपर से। ठीक है, पहले मैं क्लोज टेस्ट में आ रही हूं। देखो ध्यान से, अब मैं आपको ऐसा बता रही हूं कि मान लो मैं आपको क्या दे रही हूं, मैं आपको एग्जामिनेशन, अभी मैं एग्जाम दे रही हूं, 2018 के एग्जाम दे रही हूं। अब सुनो ध्यान से, मेरे पास तो सारे पेपर्स हैं, मैं अपना सारा पेपर्स देखूंगी। मैं क्या देख रही हूं कि भाई पैसेज तो बहुत बड़े बड़े आए हैं 2018 में, पैसेज बहुत बड़े बड़े आए हैं, पैसेज तो बहुत बड़े बड़े आए हैं, कोई छोटा पैसेज नहीं दिखा। चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे। सेंटेंस अरेंजमेंट का साइज ठीक ठाक है। फिर मैं देखूंगी यार क्लोज टेस्ट तो बहुत छोटा सा है, और स्टार्टिंग क्या है, एज ए स्टार्टेड स्पीच। दूसरा वाला आई वॉज फ्रेंड विद द आर्टिस्ट। तीसरा वाला है वन कैन सून फीस्ट ऑन हुमायूंस टूम। हुमायूंस टूम के बारे में कहीं पर वहां पे कुछ लोग जमा हुए हैं, घूमने फिरने गए। चलो इसका मतलब है मेरा क्लोज टेस्ट तो आसान दिया हुआ है इस बार, तो हम क्यों ना क्लोज टेस्ट से शुरू करें। इसका मतलब है किस तरह से टाइम बचाना है हमको, मैक्सिमम क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम। इसके लिए सबसे पहले जो ये 3 बड़े वाले पोर्शन है, 3 बड़े वाले पोर्शन जो होंगे याद रखना, ये 25 क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट 20 क्वेश्चन होगा, और जो पैसेजेस होंगे ये 6 पैसेज होंगे, 6 5 30 प्लस 20 50 60 70 75 क्वेश्चन इसके।
ये 75 क्वेश्चन में पहले मैं सेलेक्ट मारूंगी, करूं क्या जो जल्दी हो और जो आसान है। इसलिए मैं फटाफट, ये तीनों पोर्शन मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैंने क्या किया, फटाफट क्लोज टेस्ट खोल लिया। ठीक है, प्रिंट आउट कहाँ से लाऊं? आपके पोर्टल में सारा कुछ है बेटा। जो जिनके पास अभी प्रिंट आउट नहीं है, आप एक काम करो, अगर आपके पास डाउनलोड कर सकते हो तो मोबाइल में डाउनलोड कर लो और अपने लैपटॉप में पढ़ लो। ठीक है, ये कर सकते हो। As he started his speech, Harsh was aware that people were listening to him quite dash. Things seemed to be going quite well. Dash halfway through the talk, he saw his friend Ravi look his pal मतलब दोस्त हो गया सुनील, roll his eyes and whisper in his ear. Harsh dash understood that Ravi, who had been upset ever since his promotion, was now dash disturbance intentionally. अब क्या बोल रहा है ये? पहले तो हमें जैसे मैंने क्लोज टेस्ट 1 पढ़ा, मैं समझ गई ये बात कह रहा है हर्ष के बारे में, जो अपना स्पीच जैसे ही स्टार्ट किया लोग उसे ध्यान से सुन रहे थे और ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। हाफ वे अभी गया ही था कि उसने देखा क्या, कि उसका जो फ्रेंड रवि था वो सुनील के तरफ देखा, आंखें घुमाया, जैसे होता है ना कैसे कभी आंखें आप ऊपर ऐसे घुमाते हो, जिसके मतलब किसी के इंसल्ट करने के लिए से आंखें देखते हो, कभी ऊपर घुमाते हो, ठीक है ना। और विस्पर मतलब उसने फुसफुसा के कुछ कहा सुनील के कान में। हर्ष तुरंत समझ गया कि हर्ष के प्रमोशन से जो रवि को पसंद नहीं आया था, अपसेट था, अब वो डिस्टर्बेंस जानबूझकर कर रहा है। अब आ जाओ कि कौन से वर्ड है वो हम लोग देखते हैं। As he started his speech, Harsh was aware that people were listening to him quite dash. देखो डिस्टर्बेंस एक लड़का खाली रवि क्रिएट कर रहा था, इसका मतलब बाकी सब लोग सुन रहा था। कैसे? तो ध्यानपूर्वक। तो लिसन के साथ यहाँ पे ध्यानपूर्वक के लिए हमारे पास एक ही वर्ड है, इंटेंटली। इंटेंटली इज विथ इंटेंशन, यानी कि बिल्कुल इरादे के साथ, यानी ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यान के साथ। इंटेंटली का मतलब लिखना ध्यान से, ठीक है, विथ अटेंशन। Things seemed to be going quite well. Dash halfway through the talk, he saw his friend Ravi look dash his pal Sunil. इसका मतलब है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन क्योंकि उसके बाद डिस्टर्बेंस हुआ ना। ध्यान दो, जब दो चीज कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो बीच में हम यूज क्या करते हैं? लेकिन। तो लेकिन के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई बट वगैरह तो वर्ड है नहीं, हाउएवर चलेगा। खैर, हाउएवर का मतलब होता है जब हम कहते हैं ना, हालांकि फिर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उस चीज को जोड़ने के लिए भी हम हाउएवर वर्ड यूज करते हैं। However, halfway through the talk, he saw his friend Ravi look at his pal. होगा look at होता है, जब किसी को देखते हो ना तो look at होता है। अभी हाल में जो प्री का एग्जाम हुआ है उसमें भी एक मिस्टेक है जिसका आंसर था look at, वहां पे at के बिना look दिया हुआ था। किसी को देखना है, look at his pal Sunil, roll his eyes and whisper in his ear. Harsh dash understood. हर्ष तुरंत समझ गया, immediately understood that Ravi, who had been upset ever since his promotion, was now, हम डिस्टर्बेंस क्या करते हैं? कहते हैं डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द क्लास, यू क्रिएट डिस्टर्बेंस, इसलिए यहाँ पे क्रिएट वर्ड आएगा। was now creating disturbance intentionally. हमारे पास वर्ब बैच में हम एक शीट कराते हैं जिसमें एक्शंस के साथ जो एग्जैक्ट वर्ब है ना, जो मैच करना चाहिए, वो यूज करते हैं। डिस्टर्बेंस के साथ क्रिएट वर्ड यूज करते हैं।
डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द क्लास। देखो पांचों में कितना राइट है बताओ? महेंद्र को जरा हेल्प कर दो। ओके कर दिया। गौतम मैंने आपको, सुनो बेटा, अभी नहीं है प्रिंट आउट तो अभी क्लास मत लो। आप एक काम करो ना, आप रुक जाओ, आप बाद में लाइव देख लेना, कल तक तो लोड हो जाएगा। बाद में आप रिकॉर्डेड देख लेना, कल तक लोड हो जाएगा। लेकिन इस क्लास के लिए ध्यान दो, इस क्लास के लिए दोपहर को 2 बजे तक 2 PM तक आप जरूर एक बार पोर्टल चेक करना, जितना कुछ होगा उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है? बहुत जरूरी है। बोलो समझ में आ गया? नेक्स्ट आओ क्लोज टेस्ट 2। चलो अगेन 2-3 मिनट टाइम लो और देखो ये 10 क्वेश्चन वाला है। However, क्या लिखे हो? मोरोवर क्या होता है? मोर ओवर, हाउएवर, और जैसे कहते हैं ना हाउएवर, लेकिन के लिए भी हाउएवर वर्ड यूज होता है। जैसे आई वॉन्टेड टू ईट आइसक्रीम हाउएवर आई वॉज नॉट वेल, इसका मतलब लेकिन मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हाउएवर लेकिन के अर्थ में आता है। 5 करेक्ट है पंकज, बहुत अच्छी बात है। 4 करेक्ट है विदित, कोई इश्यू नहीं है ना। चलो क्लोज टेस्ट 2 करो तो फटाफट। प्रियंका को हेल्प कर दो। प्रियंका माई बैचेस में जाना, क्लास डिटेल्स में जाना और बैकअप में। कर लिया? चलो शुरू करें। आप सुनो। आई वॉज फ्रेंड्स विद द artist Bhupen Thakkar. He was one of the dash human beings I have ever met. I learned dash from him. When we were in Baroda, we dash meals together all the time. I dash remember how his caretaker dash family to him, and he would often dash his children to school and taught dash mathematics. His studio was in the dash of the house and dash for anyone to come and dash at his work.
इसने कहा है कि ये भूपेन खक्कर का दोस्त था, ठीक है। वो व्यक्ति जरूर सबसे अच्छा फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग होगा, सबसे अच्छा ह्यूमन बीइंग होगा, क्योंकि खुद सोचो उससे ये बहुत कुछ सीखा। जो उसका केयर टेकर था, उसके बच्चों को ये स्कूल छोड़ने जाता था, उसको फैमिली की तरह ट्रीट करता था, और शाम को और उसके बाद मैथमेटिक्स भी पढ़ाता था, और उसका स्टूडियो था एक जो उसके हाउस में था, और कोई भी आके उसके काम को देख सकता था। अब देखो ये पूरा कंप्लीट एक रफ आइडिया हमें मिला है, ठीक है। तो आ जाओ। I was friends with the artist Bhupen Khakkar. He was one of the dash human beings I have ever met. He was one of the के बाद याद रखना सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बेस्ट होता है। इसीलिए ग्रामर का एक रूल है कि द के साथ हम प्रेफर करते हैं एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री। और खुद सोचो ना, जब आपको बता रहा है ये कि वो अपने केयर टेकर को फैमिली की तरह ट्रीट करता था, उसके बच्चों को स्कूल छोड़ता था, यानी कि बहुत ही उम्दा किस्म का आदमी होगा वो। तो फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर मेट, ठीक है। आई लर्न डैश फ्रॉम हिम। आई लर्न क्या? अ लॉट होता है, याद रखना। उसके नीचे वाला जो लॉट्स है वो नहीं हो सकता। एडजेक्टिव पढ़ोगे तो पढ़ोगे अ लॉट होता है, अ लॉट ऑफ, नहीं तो लॉट्स ऑफ होता है। अ के साथ लॉट्स नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम बिल्कुल सही है। When we were in Baroda, we dash meals together. अब यहां आओ, कौन सा है जो सही होगा? सबसे पहले when I was in Baroda, आप टेंस में पढ़ते हो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम लोग पढ़ते हैं कि जब अगर आपको कहीं से भी पास्ट का एहसास हो जाए तो आप कभी भी वहां पे प्रेजेंट वर्ब का इस्तेमाल नहीं करोगे। इसका मतलब है कि व्हेन आई वॉज इन बड़ौदा, तो उसमें थर्ड ऑप्शन और यानी कि बी और सी, ये दोनों का ऑप्शन ही खत्म हो गया, क्योंकि बी में हैविंग है जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है लेकिन फर्स्ट फॉर्म है, और 8 का सी में भी देखो हैस है जो कि अगेन एस फॉर्म है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये तो खत्म ही हो गया। अब मैं आंसर कहूंगी वुड हैव। ध्यान रखना, पास्ट रूटीन की बात है कि जब मैं बड़ौदा में था तो मैं उसके साथ खाना खाया करता था। पास्ट रूटीन के लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है यूज्ड टू प्लस वर्ब का उसके साथ बेस फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज कर सकते हैं, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हैं। अब ये भी नहीं है तो हम वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म भी पास्ट रूटीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही वाला तो है वहां पे, और कोई नहीं है। और आपको जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगी तो मैं पढ़ाऊंगी कि यूज टू बेस्ट ऑप्शन है और इनके साथ 2 कंडीशन है, वो फुलफिल होगा तभी पास्ट रूटीन के साथ ये चलेगा, और वो यहाँ फुलफिल हो रहा है। इसीलिए वुड के साथ हैव चलता है पंकज, याद रखना। अब आप लोग ग्रामर तो सही है ना आप लोग का? बेटा बात क्या है ना, ये प्रैक्टिस बैच है, इसमें मुझे आपको ग्रामर के रूल्स खाली मैं याद दिला दूंगी, उसको पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। याद करो, हर मॉडल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, और जिनको जिनको वर्ब का बेस फॉर्म पता नहीं कि बेस फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब ग्रामर का बिल्कुल हालत खराब है। पढ़ो, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, इसीलिए यहां पर ऑप्शन 8 का डी होगा। We would have meals together all the time. I dash remember how his caretaker. I still remember, क्योंकि बड़ौदा में था तब की बात कर रहा है, आज भी मुझे याद है। I still remember how his caretaker dash family to him. His caretaker was family to him. यानी caretaker उसका एक family था, ठीक है ना। was क्यों? क्योंकि अभी की बात नहीं है, वो बड़ौदा में था तब की बात बता रहा है वो।
एंड ही वुड ऑफन, देखो वुड लगाया है ना, पास्ट रूटीन के लिए वुड लगाया है, और वुड के साथ हमने कहा वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। अब बताओ बेस फॉर्म एक ही जगह है, कहाँ, डी में। ही वुड ड्रॉप हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड taught dash mathematics, taught किसको, बच्चों को। बच्चों के लिए हमें अगर प्रोनाउन चाहिए तो हम सब्जेक्ट के प्लेस पे दे लगाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर दे का क्या बन जाता है, them बनता है। एंड taught them mathematics. His studio was in the dash of the house. याद करो, द के बाद हम हमेशा याद रखना, द के बाद आपको नाउन चाहिए। क्यों, सभी आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए। तो नाउन कौन सा है, देखो तो वहां पे सेंटर इज नाउन, सेंट्रल एडजेक्टिव हो गया, सेंट्रलाइज्ड तो फिर देखो वो वर्ब के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में आता है, ठीक है। इसलिए यहां पे हमें नाउन चाहिए तो सेंटर है। His studio was in the center of the house and dash for anyone to come in, and dash for anyone to come in, and open for, open क्यों, बताओ ओपन क्यों। शॉप देखते हो, दिन में जब शॉप खुला रहता है तो उस पर लिखा रहता है ओपन, देखना ध्यान से, ओपन लिखा रहेगा, और रात में जब बंद रहेगा ना तो क्लोज्ड लिखा रहेगा। ओपन मतलब होता है खुला हुआ, क्लोज्ड का मतलब है बंद हो गया, इसलिए ओपेंड मत लिख देना हमेशा, यहां तो खैर है भी नहीं, लेकिन ओपेंड मत लिखना, क्योंकि ओपेंड का मतलब होता है खोल दिया गया, है ना, वो एक्शन खोल दिया गया। मैं कह रही हूं खुला है तो ओपन, बंद हो चुका तो क्लोज्ड, इसीलिए ओपन जो है यहां पे होगा। एंड ओपन फॉर एनीवन टू कम इन, डैश एट हिज वर्क, टू लुक एट हिज वर्क। वॉच इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वॉच के साथ एट प्रपोजिशन नहीं आता, और टू के बाद आपको वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। और टू क्यों चाहिए, क्योंकि एनीवन टू कम, तो टू कम एंड, तो फिर पैरलिज्म याद है, पैरलिज्म चैप्टर बोलता है इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से बैलेंस करो। ये तो ग्रामर बेस्ड पैसेज था, ये क्लोज टेस्ट तो बिल्कुल ग्रामर बेस्ड था, नहीं बोलो। पहला का आंसर बी, क्यों, फाइनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री जो है आर्टिकल द के साथ आता है, आपको द के 6 के पहले द दिख रहा था। 7th में अ लॉट, क्यों, क्योंकि अ लॉट और लॉट्स ऑफ, अ लॉट और लॉट्स, लॉट्स के साथ ए नहीं आता, काफी की बात हो रही है। 8th में डी, क्यों, क्योंकि हम पास्ट रूटीन के लिए वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। मुझे आज भी याद है, तो स्टिल का मतलब होता है अभी भी, तो हो गया 9th का ए। 10th का व्हेन आई वॉज इन बड़ौदा, पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे 10th में आप वॉज लगाओगे क्योंकि केयरटेकर उस समय उसका फैमिली था। और उसके बाद 11th में, तो 11th में वुड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, इसलिए ड्रॉप है। 12 में हमें चिल्ड्रन के लिए प्रोनाउन चाहिए और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो देम आएगा। और 13 में द के बाद हमें नाउन चाहिए, उसमें सिर्फ सेंटर है जो नाउन है यानी केंद्र। और 14th में तो क्या कहें, हिज स्टूडियो वॉज इन द सेंटर ऑफ द हाउस एंड ओपन फॉर एनीवन टू कम एंड टू लुक, हो गया बस। बोलो, आर्टिकल प्लस नाउन के बारे में बताती हूं मैं, अभिलाष क्या है। अगर आर्टिकल आता है ना तो आर्टिकल डिटर्मिनर है, वो कहता है जितने डिटर्मिनर है वो कहेगा तुरंत मेरे बाद नाउन आना चाहिए, नाउन जब तक नहीं आएगा तब तक उसे शांति नहीं मिलती, यानी आर्टिकल को भी नाउन चाहिए, नाउन है तो आर्टिकल होगा। 9th में स्टिल होगा बेटा, स्टिल होगा। अच्छा अभिलाष आपका 9 करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है बेटा। सेंटर, सेंटर का मतलब केंद्र होता है, यानी घर के बीच में उसका स्टूडियो है, तो एट द सेंटर होगा ना बेटा, ठीक है। केंद्र जैसे कहते हैं ना, सेंटर में मोदी बैठा हुआ है, तो सेंटर का मतलब क्या हुआ, केंद्र। बोलो,
8 एंड 11 रॉन्ग है मेरे। 8 और 11, देखो 8 का इसका मतलब है मॉडल्स नहीं पढ़े हो, और 11 में, हाँ तब तो तुम्हारा मॉडल्स खराब है। यस विदित, आपका मॉडल्स खराब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फटाफट करो अपने आप। पंद्रह रिपीट कर दें। 15 को मैंने कहा ना, टू कम एंड टू लुक। बेटा मैं रूल ऑफ पैरलिज्म पढ़ाती हूँ, हम जब पढ़ाते कहते हैं टू कम है तो एंड के बाद कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसी फॉर्म में होना चाहिए। ये इन्फिनिटिव है तो कंजंक्शन के बाद भी इन्फिनिटिव आएगा। ये रूल ऑफ पैरलिज्म है। ग्रामर किससे पढ़े हो तुम लोग? हाँ, देखो मेरा वॉल्यूम 1 तो मोर देन सफिशिएंट है आप लोग के लिए, लेकिन अगर ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ लो। मुझे नहीं लगता है फिर आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे जो हमारा है बैच, अगर चाहो तो इंग्लिश 4 में एडमिशन ले लेना, क्योंकि एसएससी मेंस में भी चाहो तो ले सकते हो, इंग्लिश 4 में भी चाहो तो ले लो, आपको सारा मिल जाएगा और आगे भी जो पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। एनीवे इट्स योर विश। ये तो आपका बैच सिर्फ प्रैक्टिस बैच है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल इन ग्रामर, उनके लिए। अभिलाष, अगर आपको देख कर क्लिक हो जाता है माइंड में, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुके हो, इसीलिए कोई इश्यू नहीं है। देखो इस बैच में मुझे सबको लेके चलना है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूं एक एक का। अब अगर आपको तुरंत क्लिक हो जा रहा है माइंड में, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है फिर तो। नाउ सी, वन कैन सून फीस्ट dash ice on Humayun's tomb, dash Safdarjung tomb at night, with the government deciding to keep 10 heritage dash open to the dash from sunrise dash 9 p.m. The announcement was made dash morning by the Union Minister for Culture and dash. Currently, most monuments dash for visitors at 6 p.m. The change in timings dash effective for a period dash 3 years. कह रहा है कि हुमायूं टूम और सफदरजंग टूम को अब लोग रात में भी देख सकते हैं। फीस्ट मतलब होता है क्या? फीस्ट का मतलब समझते हो ना, जो पार्टी करते हो वो फीस्ट होता है ना, कि हाँ उस पर हम लोग मजे कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, वो फीस्ट होता है। तो यानी आंखों का फीस्ट मतलब आंखों को आप तृप्त कर सकते हो रात में भी हुमायूं टूम और सफदरजंग टूम को दिखा के, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो 10 हेरिटेज डैश है वो सुबह से लेकर सनराइज से लेकर रात को 9 बजे तक खुले रहेंगे। और ये यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड डैश ने अनाउंसमेंट किया है।
अभी फिलहाल सिर्फ 6 बजे तक खुले रहते थे, और ये जो चेंज है टाइम का, ये 3 साल के लिए इफेक्टिव रहेगा, ऐसा कुछ बात बताई जा रही है। देखो मैंने पहले क्यों एक रफ एक्सप्लेनेशन, पता है मैं क्यों कर रही हूँ? इसलिए मैं कर रही हूँ कि एक बार मेरे दिमाग में आइडिया बन जाए कि हम क्या पढ़े हैं और उसका एग्जैक्टली आउटलाइन क्या निकल रहा है, तो सही वर्ड फिट करने में हमें आसानी होगा। आ जाओ। वन कैन सून फीस्ट डैश आइज। वन का याद करो, एडजेक्टिव पढ़ते हो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हो, तो वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस है, इसीलिए यहां पे होगा वंस आई। कोई भी व्यक्ति अपने आंखों को तृप्त कर सकता है, क्या से? हुमायूं टूम एंड सफदरजंग टूम होगा ना, 2 है तो 2 को जोड़ने के लिए कंजंक्शन तो यहां एंड चाहिए आपको आराम से। एंड सफदरजंग टूम एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज क्या मॉन्यूमेंट्स। याद रखना 10 है तो मॉन्यूमेंट थोड़ी होगा, मॉन्यूमेंट्स होगा ना। ओपन टू द ऑफ कोर्स पब्लिक, आम जनता के लिए खोली जाती है। फ्रॉम सनराइज टू 9 PM होना चाहिए। अब मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, जबकि एग्जैक्ट जो जोड़ा होता है कंजंक्शन का वो होता है फ्रॉम टू, फ्रॉम सनराइज टू 9 PM, लेकिन क्योंकि नहीं है यहां पे इसलिए टिल लगाना पड़ गया। द अनाउंसमेंट वॉज मेड दिस मॉर्निंग, आज के दिन कहोगे तो दिस मॉर्निंग, बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म होता है। हमें पता है कल्चर एंड टूरिज्म एक मिनिस्ट्री है, तो इसलिए कल्चर एंड टूरिज्म। अब यहां पे टूरिज्म हमें नाउन चाहिए था, कल्चर एंड टूरिज्म। Currently, most monuments dash for visitors at 6 PM. Most monuments close for. Close मतलब बंद हो जाते हैं, तो बंद हो जाते हैं हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। Close for visitors at 6 PM. The change in timing will be effective, क्योंकि 3 साल के लिए रहेंगे तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। विल बी इफेक्टिव फॉर ए पीरियड ऑफ, फॉर अ पीरियड ऑफ, ये तो फ्रेज के रूप में आता है, फॉर अ पीरियड ऑफ, ठीक है। इसीलिए हमारा है 16 का C, 17 का D, 18 का मॉन्यूमेंट्स लास्ट वाला, 19 का पब्लिक, 20 का टिल, 21 का दिस मॉर्निंग है ना आज सुबह, 22 का टूरिज्म क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म होता है, 23 का क्लोज, 24 विल बी एंड 25 ऑफ। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं, पंकज वॉज क्लोज्ड नहीं होगा, कह रहे हैं जो मॉन्यूमेंट्स है शाम को 6 बजे बंद हो जाते हैं। याद करो ये प्रेजेंट रूटीन की बात कर रहा है, प्रेजेंट रूटीन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्लोज होगा। गौतम को हेल्प कर दो, 23 रॉन्ग हो गया, यस, बाकी तो सही है, 9 भी सही है, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब आप देख लो हमारा ये 25 क्वेश्चंस है जो आसान था, इसका मतलब है मैं क्या चल रही हूँ सोच के, चलो पहले तो आसान आसान देखते हैं। मैं आपको यही कहूँगी, सजेस्ट करूँगी, जो मैं आपको पोर्टल में डालूँ ना, तीनों निकालोगे और तीनों निकाल के सरसरी तौर पे फटाफट हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि यार जल्दी फटाफट देख ले कौन सा आसान है, कौन सा जल्दी बनेगा। अब जैसे अगर मैं सेंटेंस अरेंजमेंट देखूं तो मुझे एक चीज महसूस हो रहा है कि सेकंड वाला थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद फिफ्थ वाला छोटा है, 6 छोटा है, 1, 5, 6, 7 छोटा है, 8 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, 9 छोटा है ना, बस 12 छोटा है। तो मेरा दिमाग में आएगा कि यार भैया जो पहले छोटा छोटा है वो तो खत्म कर ले, आपको ये चीज आनी चाहिए। कई बार होता है आपका कंप्यूटर साथ नहीं देता है, तो वो तो कह सकती हो मैं किस्मत खराब है, क्या करोगे।
लेकिन कहते हैं अगर किस्मत खराब है फिर भी अपना जोर तो लगाते हो ना, वहां पर भी क्या करते हैं, जोर तो लगाना पड़ता है। तो इसीलिए कुछ लोगों को चाय मिल जाती है बिल्कुल गर्मा गर्म, आराम से पीते हैं। कुछ लोगों को चाय थोड़ी ठंडी मिलती है तो वो फूंक मार के उसका मलाई हटाते हैं तो पीते हैं। तो वही आपको फूंक मार के वो परेशानी हटानी पड़ेगी और फिर पीनी पड़ेगी। लेकिन जिनके पास बड़ा बढ़िया से स्मूथली चल रहा है आपका कंप्यूटर, फटाफट चेक करो कौन सा है जो छोटा छोटा है। जल्दी से फटाफट देखते हैं कौन सा है छोटा छोटा है। ठीक है, जो मुझे सबसे छोटा दिखे मैं पहले उसी को फटाफट करूंगी ना, जो सबसे छोटा दिखेगा। जैसे 5 छोटा दिखा, 6 छोटा दिखा मुझे, ठीक है, मुझे 7 छोटा दिखा, मुझे 9th वन इज इजी, 12th आसान लग रहा है, पहले मैं इनको करूंगी ना। 14 आसान लग रहा है, 15 आसान लग रहा है मुझे, 19, 18, 20 एंड 16। अगेन देख लो 17 भी छोटा है। ये क्लास जो है, देखो ये क्लास आपका प्रैक्टिस का क्लास है, इसलिए ध्यान से समझना कि इसको आपको देख के चलना पड़ेगा। चलिए फटाफट जो मैंने मार्क किया है, पहले 5 नंबर करो तो फटाफट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूं? मैंने कहा फटाफट चेक करो कौन सा है छोटा छोटा। मुझे आसान लग गया सबसे ज्यादा 5 नंबर, 6 नंबर, पहले खत्म करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब सुनो, सेंटेंस अरेंजमेंट में आपने देख लिया ना 5 और 6, ठीक है। हर्षित इतनी हड़बड़ी। चल सुनो, सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको मैं वैरायटीज बता दूं कौन कौन से वैरायटीज है जो आते हैं। सबसे पहले जो पहले होता था ना, उसमें 1 और 6 ये फिक्स्ड होते थे। PQRS को हम लोग को PRSQ होगा कि PQSR होगा, क्या होगा वो फिट करते थे। उसके बाद जो एक बार आपके उसमें आया था, जो फर्स्ट टाइम सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसमें ये पैटर्न आया था ABCD का। अब बच्चे इतने पागल होते हैं, मैम आप PQRS पढ़ाते हो, व्हाट इज PQRS? भाई सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं है, नहीं तो इसको पैराजम्बल्स कहते हैं, ठीक है। और ABCD में ये क्या है ना, ये फैसिलिटी गायब है। इसमें 1 फिक्स्ड है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये पहला सेंटेंस है, तो हमें आसानी हो जाती है ढूंढने में कि इसके बाद कौन सा होगा। लेकिन इसमें तो सबसे पहले आप पहला ढूंढो और उसके बाद फिट करना पड़ता है। तो अब जो SSC में है वो आप ज्यादा हमें इस टाइप का दिख रहा है। अब ध्यान देना, अगर मैं CDS की बात करूं
तो सीडीएस में S1 और S6 ये शुरुआत के हो जाते हैं, और इसके बाद PQRS होता है, जिनको हमें उठा के यहां पे फिट करना रहता है। ठीक है, समझ में आया? एक सेकंड रुकोगे बेटा, एक सेकंड रुक जाना। हाँ बोलिए। सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आ जाओ। देखो क्या है, सीडीएस में क्या होता है ना कि ये PQRS को बीच में डाला जाता है, और बैंक पीओ में क्या होता है, इसमें आपको सीधा ABCDEF करके 6 सेंटेंस दे दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट विच इज द सेकेंड सेंटेंस, विच इज द थर्ड सेंटेंस, ऐसे करके आपको सेंटेंसेस दिखा जाता है। अब सुनो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना, इसमें सीधा देखना है हमें शुरू से एक बार सरसरी तौर पे। अच्छा, सारा ABCD पैटर्न आया हुआ है, ओके फाइन। हमें अब अपना पहला सेंटेंस भी ढूंढना है। अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड, कौन रिजल्टेड नहीं पता, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं आ सकता। एज अ चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, ही कौन है पता नहीं। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ फेमस जैज म्यूजिशियन, इसका मतलब है इंट्रोडक्शन हमारा सी से हो रहा है। अब अगर आप 5th का देखोगे तो हमारा इंट्रोडक्शन किससे हो रहा है, सी से। इसका मतलब है हम 50% सही हो गए। आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। पहले बंदे का इंट्रोडक्शन तो हो, पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है। इंट्रोडक्शन कहाँ हो गया, सी में। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ फेमस जैज म्यूजिशियन, उसके बाद क्या है, एज अ चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, बच्चे के रूप में वो हमेशा कोई ना कोई परेशानी में फंस जाता था। अब ट्रबल में अगर लैंड करता है तो क्या ट्रबल में लैंड किया होगा जिसके कारण ए में जेल चला गया वो। डी में देखो, वंस ही फाउंड अ पिस्टल एंड फायर्ड इट इन द स्ट्रीट, है ना, एक बार उसे एक पिस्टल मिल गया जिसको उसने फायर कर दिया, इसीलिए दिस रिजल्टेड इन हिज गोइंग टू जेल। पता ही है पिस्टल ऐसे फायर कर दोगे तो कहां पहुंचोगे, जेल में। दिस रिजल्टेड, व्हाट रिजल्टेड, दिस रिजल्टेड, क्या रिजल्टेड भाई, जो उसने पिस्टल फायर किया था उसके बाद दिस आएगा ना, इसका मतलब है सबसे पहले सी और उसके बाद बी, देन डी एंड देन ए। नाउ सी वन थिंग मोर, मैंने आपको एकदम एक में कंसंट्रेट कर दिया। आपने एक चीज मार्क किया होगा, सी से शुरू तो हो रहा है, मेरा ए और बी दोनों में सी है, हम आराम से बी में पहुंच जाएंगे क्योंकि भाई दोनों में बी है। इसका मतलब है बी तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, सी के से शुरू होगा हम जानते हैं, उसके बाद बी होगा, ये दोनों में बी है देख लिया, उसके बाद ही खाली मुझे पंगा है कि ए होगा कि डी होगा। भाई पहले पिस्टल फायर करेगा तभी ना दिस रिजल्टेड इन हिज गोइंग टू जेल होगा, इसीलिए पहले डी उसके बाद ए।
सेंटेंस अरेंजमेंट ये टेस्ट करता है कि डू यू नो हाउ टू मेक अ पैटर्न, प्रॉपर पैटर्न, एंड देन सॉरी, प्रॉपर पैटर्न बनाने के बाद आप उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट दे सकते हो जिससे एक वो मीनिंगफुल अरेंजमेंट बन सके। इसीलिए हमारा आंसर है 5। चलो 6 में आओ। आंसर क्या मार्क किया 6 का? 6 का सी और एक 6 का बी मार्क किया है। बताओ 6 का आंसर क्या है? चलो, हिज डेथ, किसका डेथ मुझे नहीं पता, बी से शुरू होना चाहिए क्योंकि नाउन आपका बी में है। एडगर एलन पो वॉज अ फेमस अमेरिकन ऑथर। वेरी गुड, बी से मेरा शुरू हो गया क्योंकि इसी में आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। अगर आप सरसरी तौर पे देखोगे ना तो सी में भी ही है और डी में भी ही है। इसका मतलब है सी और डी में पता ही नहीं चल रहा है कि कौन है। ठीक है, तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया सी, सॉरी बी में। मेरे पास ऑप्शन 2 देखो, एक ही बार में एक ही साथ हम 50%, 25% सही के बदले में 50% में पहुंच जाते हैं। तरुण, आप एक दिन पहले बोल रहे हो लोड करने का, ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगी एक दिन पहले, लेकिन बेटा आप निकाल तो लो। बी और सी दोनों में पहले तो बी है। उसके बाद क्या हुआ? वॉज अ फेमस अमेरिकन ऑथर। अमेरिकन ऑथर क्या हुआ सबसे पहले देखते हैं। ही हैड गॉन मिसिंग ऑन October 3, 1849 एंड वॉज फाउंड अ फ्यू डेज लेटर। ओके, लेकिन हमारे पास बी है तो बी के बाद या तो सी होगा या तो बी के बाद ए होगा। विद इन अ फ्यू डेज ऑफ बीइंग फाउंड ही डाइड मिस्टीरियसली। His death was a cause of great speculation. अब देखो सबसे पहले ध्यान से, आंसर आपका बी से शुरू होगा। उसके बाद ही हैड गॉन मिसिंग, वो मिसिंग हो जाएगा डी में। On October 3, 1849 and was found a few days later. Within a few days of being found, और जब उसे पाया गया उसके कुछ दिन बाद वो October 7 को अचानक मिस्टीरियस तरीके से उसका डेथ हो गया। एंड हिज डेथ वॉज ए कॉज ऑफ ग्रेट स्पेक्यूलेशन। देखो ध्यान से, अगर हम सही सही फिट करें तो आंसर होगा क्या? बोलो, बी डी सी ए, और हमारा कोई ऑप्शन सही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस का रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। क्योंकि देखो ना, आप खुद सोचो, आप बोले हो सी, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगी क्योंकि आपके पास सही ऑप्शन ही नहीं था। आपने कहा सी विद इन अ फ्यू डेज ऑफ बीइंग फाउंड, फिर डी कह रहे हो ही हैड गॉन मिसिंग। भाई पहले मिसिंग होगा तब ना पाया जाएगा, उसके बाद डेथ होगा, और डेथ होने के बाद लोग आकलन लगाएंगे भाई डेथ कैसे हो गया, अचानक गायब हुआ फिर मिल गया और फिर इसकी मृत्यु हो गई, ऐसा कैसे हुआ? यानी पहले खोएगा फिर पाएंगे ना। इसीलिए बी डी सी ए होना चाहिए था, बी डी सी ए कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर गलत है। चलो 7th में आओ। 7th को करो तो फटाफट। करना तो हमें सब है, लेकिन मैं कह रही हूं समय बचाना है। सरसरी तौर पे देखो, जो छोटा है पहले उसको खत्म करो। यस पंकज, जब आपके पास सही नहीं है तो आप बाहर आके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट्स इट। जल्दी करो।
हो गया? चलो शुरू करें। दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन, कौन सा रिकॉर्ड, कुछ पता ही नहीं है। ईच ऑटम मिलियंस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज लीव their breeding grounds in US and UK. The migration of monarch butterfly is an amazing phenomenon. शुरुआत होना चाहिए सी से, कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाई देखो, मोनार्क का मतलब राजा होता है, वो बटरफ्लाई बहुत सुंदर लगता है देख के, इसलिए इसको मोनार्क बटरफ्लाई कहते हैं। यस आशीष, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, कि पहले व्यक्ति का इंट्रोडक्शन, फिर वो खो गया, फिर उसको वो मिल गया, फिर वो मर गया, और लोग उसके बारे में फिर बातें करने लगे, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सुनो, माइग्रेशन ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई एक बहुत ही अमेजिंग फेनोमेनन है। ये एक साथ इकट्ठे उड़ के जाते हैं कहीं। आप बोलेगा क्या? ईच ऑटम, हर ऑटम, देखो कोई भी चीज का पहले इंट्रोडक्शन कहा क्या, कि मोनार्क बटरफ्लाई का जो माइग्रेशन है एक अमेजिंग फेनोमेनन है, और ईच ऑटम, हर ऑटम में मिलियंस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई लीव देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन यूएस एंड कनाडा, है ना? उसको थोड़ा और डिटेल में बताया, उसके बाद बी में आगे, सी के बाद बी। एक बात बताऊं, उसके बाद मैं क्यों आगे बढ़ूं? ध्यान से सुनना, मैं कह रही हूं क्यों। हाँ बेटा प्रमोद, इसमें तो ये भी होगा, इडियम्स वगैरह भी होगा। क्यों आगे बढ़ूं मैं? भाई मेरा तो हो गया इंट्रोडक्शन, माइग्रेशन, और उसके बाद ईच ऑटम जो माइग्रेशन होता है, फिर दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन उसके बाद ही होगा, फिर ट्रैवल 3000 माइल्स उसके बाद ही होगा। क्या जरूरी है? मैं जितना कम से कम समय में कर सकती हूँ उतना करके भाग लूंगी ना। सी के बाद डी, सी के बाद बी है, आंसर इज बी। मार्क करो, आगे बढ़ो। समझ में आया क्या किया? सरसरी तौर पे देखा मैंने, ए दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन बाद की बात है। दे ट्रैवल ओवर 3000 माइल्स। पहले तो माइग्रेशन की बात करेंगे, फिर ना 3000 माइल्स उड़ता वो बताएंगे। इंट्रोडक्शन इज इन सी, और हर ऑटम माइग्रेशन करता है इज इन बी। बस खत्म करो, आगे बढ़ो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? आ जाओ सीधा 9th में, सीधा 9th में। डिस्पाइट वाला, आप लोगों के, बहुत लोगों के पास आज नहीं है। देखो पंकज, फर्स्ट सेंटेंस फाइंड करना वहां सफिशिएंट होगा जहां चारों ऑप्शन में बस एक ही ऑप्शन है जो मान लो सी से शुरू हो रहा है, हमें सी ही लग रहा है। अगर 2 सी से शुरू हो रहा है तो कुछ सेकंड तक फाइंड करना पड़ेगा, है ना? इसे ध्यान रखना। मान लो सेकंड भी सेम है तो हमको थर्ड तक फाइंड करना पड़ेगा। नितिन श्रीवास्तव, आपके साथ यही प्रॉब्लम तो मैं बता रही हूं बेटा। आप अगर प्रिंट आउट निकाल के नहीं रखोगे तो दोनों एक साथ नहीं देख सकते हो। तब आज चलो, आज आपको मैं पहले थोड़ा सेंटेंस अरेंजमेंट करा के, आज आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाओ। क्लास कैसे लेना है आपको 2 बजे तक सब कुछ मिल जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के मैं कोशिश करूंगी एक दिन पहले ही प्रिंट आउट निकाल के आप रखोगे, और दूसरे दिन जब मैं क्लास लूं एकदम टेबल में बैठोगे, कुर्सी में बैठोगे, टेबल के सामने, बिल्कुल सामने जैसे मैं रखूंगी, अपना मोबाइल जैसे रखोगे एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ताकि मैं दिखूं, और जैसे मैं बोल रही हूं ना वैसे करोगे। ठीक है? जैसे मैं बोल रही हूं वैसे करोगे, फटाफट, एकदम तुरंत आगे पीछे होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात होगी अगर आप लैपटॉप आपके पास है तो, आपका कंप्यूटर आपके पास अगर होगा, अगर डेस्कटॉप आपके पास है, उसमें खोल लो पीडीएफ और दनादन ऊपर नीचे करो और देखो कि हाँ आंसर कहाँ पर होगा, कैसे मार्क करेंगे, वो चाहिए। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ ऑनलाइन टेस्ट देना, केडी कैंपस का ऑनलाइन टेस्ट जरूर देना। आपको पता है क्यों बोलती हूँ ऑनलाइन टेस्ट देना? क्योंकि ऑफलाइन जो टेस्ट देने वाले प्रैक्टिस वाले होते हैं ना, ऑनलाइन में 15 मिनट ज्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है? इसीलिए कह रही हूं। आ जाओ नेक्स्ट 9th में। डिस्पाइट दिस क्या, हमें तो पता ही नहीं दिस क्या है। नो वंडर हिज फिल्म्स, किसका फिल्म्स भाई? सुनो ध्यान से मैं क्या कह रही हूं।
डिस्पाइट दिस कौन है नहीं पता, इसका मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस हो ही नहीं सकता। नो वंडर हिज फिल्म्स, हिज कौन है, प्रोनाउन यूज किया, नाउन पहले जानकारी होना। अ सत्यजीत रे फिल्म वॉज सोलली हिज फिल्म, वेरी गुड। इसका मतलब है सी से शुरू होगा, सी से शुरू होगा, यानी कि या तो सी या तो बी। अगर बी है तो सी के बाद डी होगा, और अगर सी है तो सी के बाद ए होगा। देख लेते हैं। अ सत्यजीत रे फिल्म वॉज सोलली हिज फिल्म इवन आफ्टर डेलीगेशन, इवन आफ्टर डेलीगेशन डी में है, और डेलीगेटिंग वर्क, इसका मतलब पहले ए होगा तब ना डेलीगेशन होगा, इसलिए ए में आओ। डिस्पाइट दिस ही वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क, वेरी गुड, हो गया खत्म मामला। मतलब सत्यजीत रे का फिल्म सिर्फ उसका फिल्म होता था, लेकिन उसका फिल्म होने के बावजूद वो बहुत अच्छे थे काम डेलीगेट करने में। डेलीगेट मतलब होता है सौंपना, कि भाई ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे, मैं यहाँ पर बॉस हूँ, मैं फिल्म बना रही हूँ, तो मुझे पता है कि जो मेरे टीम में लोग हैं किससे किससे क्या क्या काम लेना है। तो बोला है क्या, सत्यजीत रे का फिल्म सिर्फ उसका फिल्म होता था, लेकिन इसके बावजूद ही वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क, क्योंकि उसका फिल्म तो था लेकिन काम तो दूसरे से ही लेगा ना वो, ठीक है। Even after delegation, he was involved in every aspect of the film. काम सबको देता था, लेकिन फिर भी सब में इन्वॉल्व वो खुद रहता था। No wonder his films were universally acclaimed. जब वो सब चीज में इन्वॉल्व रहता था तभी तो लोग पूरी दुनिया में उसकी मूवीज की तारीफ करते थे। सी के बाद मुझे ए लग रहा है, यहां तक भी अगर रहता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, समझने में आंसर हो जाता। 9 का सी। बोलो कोई प्रॉब्लम है? थैंक यू सो मच विदित। क्लियर? चलो फिर से फटाफट देखो कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने मार्क कराया था आपको। 10 थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, 11 थोड़ा सा बड़ा, 12 छोटा है। हम कैसे पहचान रहे हैं? एक लाइन में एक ही लाइन है, 2 लाइन है, 1.5 लाइन है, यार यही तो ज्यादा अच्छा है। 8th में जा रहे हैं भाई, 4 लाइन है, 3 लाइन है, छोड़ो ना। मतलब जो जल्दी हो पहले तो मैं वो खत्म करूं। जानते हो क्या है? इसलिए 180 लाना बहुत आसान है। कारण क्या भाई, आपके पास 20 क्वेश्चन समझते हो? 20 क्वेश्चन का मतलब है मैंने 4 पैसेज छोड़ दिया। 20 क्वेश्चन का मतलब मैंने पूरा सेंटेंस अरेंजमेंट छोड़ दिया। 20 क्वेश्चन का मतलब है मैंने 2 बड़े बड़े जो क्लोज टेस्ट है वो छोड़ दिए। भाई कैसे छोड़ दोगे तुम? समझ रहे हो? इसलिए 180 ऐसे ही फटाफट करोगे ना तो 180 तो ऐसे ही हो गया। और बाकी लास्ट में आपके पास समय भी बच जाता है और क्वेश्चंस भी बच जाते हैं, तो उतने क्वेश्चन आपको बचे हुए समय में आराम से हो जाते हैं, तभी लोग 190 प्लस लाते हैं। इसीलिए आपका ये होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पहले करेंगे। चलो 12th करो। हो गया? These tribes, कौन से ट्राइब्स मुझे नहीं पता, आगे बढ़ो। टुडे लिंग्विस्ट कॉल सच अ लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज वो भी तो नहीं पता। सच अ लैंग्वेज, भाई कौन सा लैंग्वेज सच अ लैंग्वेज? अगर मैं कहूं सच अ बॉय तो पहले बताऊंगी ना कौन सा लड़का जो मैं कह रही हूं सच अ बॉय, ठीक है। जूनी इज अ लैंग्वेज स्पोकन ओनली बाय द जूनी ट्राइब्स, वेरी गुड। इसका मतलब है कि मेरे लिए पहले तो जूनी के बारे में बात करें जो कि लैंग्वेज है। अब समझ में आया सच लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज की बात कर रही थी। दीज ट्राइब्स, कौन से ट्राइब्स की बात कर रही हूं मैं? जूनी ट्राइब्स की बात कर रही हूं। भाई पहला मेरा इंट्रोडक्शन सी है,
ऑप्शन देखो, मात्र एक ही है जिसमें सी ऑप्शन है, उसको मार्क करो, आगे बढ़ो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है, लड़के को ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, लड़कियों की बात नहीं करूंगी मैं, लड़के को ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, अरे इसके बाद क्या है, अरे इसके बाद क्या है, यार पूरी जिंदगी और पूरा आपका सब कुछ पड़ा हुआ है, इसके बाद क्या है देखने के लिए। यहां पर देखने की जरूरत क्या है, सी इज द ऑप्शन, मार्क करो, आगे बढ़ो, फटाफट आ जाओ 14 में, इन दोस अलॉटेड मिनट्स वाला करो, 14 वाला फटाफट करो। हो गया, चलो 14th, इन दोस अलॉटेड मिनट्स, कौन से अलॉटेड मिनट्स पता नहीं, द प्ले हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, द प्ले कौन सा, चलो हो सकता है शायद, पता नहीं, 8 young directors, over 50 actors and 1 landmark play, हया वदना, बस यही तो है जो मेरा है, क्यों, क्योंकि 1 लैंडमार्क प्ले, द प्ले, कब बोलोगे द प्ले, आर्टिकल द तब इस्तेमाल होता है जब आप जानते हो किसकी बात हो रही है, द बॉय स्टैंडिंग देयर, द तब लगता है जब वो फिक्स्ड हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है, आप जानते हो किसकी बात हो रही है। इंट्रोडक्शन जो प्ले का है वो तो सी में है, 8 young directors, over 50 actors and 1 landmark play, Hayavadan, है ना। The unique collaboration is a tribute to the playwright Girish Karnad. अब सबसे पहले आ जाओ, दिस यूनिक कोलैबोरेशन, किस कौन सा यूनिक कोलैबोरेशन भाई, 8 डायरेक्टर्स, 50 एक्टर्स और एक प्ले, यही तो यूनिक कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन समझते हो ना, जहां पर सब इकट्ठे होते हैं वो कोलैबोरेशन होता है। अगर आपकी कंपनी किसी और कंपनी से साथ हो जाती है तो कोलैबोरेशन होता है। दिस यूनिक कोलैबोरेशन किसकी बात कर रहा है, 8 डायरेक्टर, 50 एक्टर और 1 प्ले। सी के बाद डी होगा, सी के बाद डी सिर्फ एक ऑप्शन में है, बी में। अब कहोगे सी के बाद ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी के बाद ए है, इन दोस अलॉटेड मिनट्स, भाई अभी तक तो मिनट्स की बात ही नहीं हुई है, मिनट्स की बात तो बी में हो रही है, 10 मिनट्स, तब ना कहेंगे इन दोस अलॉटेड मिनट्स। समझ में आ रहा है ना, बी में 10 मिनट कहा, तब ए में कहेंगे दोस अलॉटेड मिनट्स, वो भी फुलफिल कौन कर रहा है, आपका ऑप्शन बी ही तो फुलफिल कर रहा है, इसलिए आंसर इज 14 का बी, बस दैट्स इट। ऐसे भी मैं वहां तक भी नहीं पहुंची हूं, मैं सिर्फ पहला देखा और दूसरा देखा, मार्क किया, आगे बढ़ गया, हो गया। चलो 15 भी छोटा दिख रहा है, फटाफट करो। कर लिया।
फर्दरमोर का मतलब होता है और आगे की जब बात करते हैं ना, फर्दर मतलब और एडिशनल कुछ बात कर रहे होता। अब ये एडिशनल जब बात कुछ करे तो पहले कुछ बात तो कर ले, फिर एडिशनल ना करेंगे। बी में फॉर एग्जाम्पल, भाई पहले कुछ एक्सप्लेन करते हो तब कहते हो ना फॉर एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, मेक इट एज स्पेसिफिक। इट कौन है भाई, कौन है? While writing a story or a novel, the setting is very important. Yes, introduction हमें मिल गया D, कि जब आप स्टोरी या नॉवल लिखते हो तो सेटिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी D से शुरू हो रहा है। अब देखते हैं D के बाद C होगा कि D के बाद A होगा। क्यों? क्योंकि आपको A और D दोनों में D से शुरू हो रहा है, जिसके बाद या तो C या तो A। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। सी इट कौन हो सकता है? सेटिंग के लिए इट लगा सकते हैं कि सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा स्पेसिफिक बनाइए जितना स्पेसिफिक हो सकता है। और डी के बाद ए, फर्दरमोर मेक श्योर दैट यू गिव सम विविड डिटेल्स ऑफ द सिटी, मेकिंग इट एज रियल एज यू कैन। मेक सिटी के साथ तो फिर बी तो सिटी में, इट बिगिंस इन अ सिटी। पहले तो हम सिटी का जिक्र करें, पहले उसके बाद ना सिटी का कुछ और डिटेल डिस्क्रिप्शन दें। इसका मतलब ए नहीं है, आंसर इज सॉरी, डी के बाद ए नहीं है, डी के बाद सी होगा। क्यों? स्टोरी और अ नॉवल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिंग को जितना स्पेसिफिक हो सके उतना करिए। फॉर एग्जाम्पल, अब वो एग्जाम्पल बता रहा है कि इफ इट बिगिंस इन अ सिटी, गिव डिटेल्स अबाउट द सिटी। अब सिटी के बारे में डिटेल तो बताओगे ना। फर्दरमोर मेक श्योर दैट यू गिव सम विविड डिटेल्स ऑफ द सिटी, मेकिंग इट एज रियल एज यू कैन। तब तो फिर बी के बाद ए जाएगा और एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। डी के बाद सी है, आगे बढ़ जाओ, दैट्स इट। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? देखो उसके बाद फटाफट 16 का कर लो, तो जल्दी से 16 का करो, जल्दी से। यस पवन, सिद्धार्थ, प्रियंका, पंकज, रासु, आप लोग बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से आप साथ दे रहे हो। मुझे ऐसा ही स्टूडेंट चाहिए जो फटाफट एकदम साथ दे। चलो शुरू करें। 16 में आओ। Therefore I firmly believe, therefore अतः, what is therefore? भाई therefore तो बाद में आएगा, पहले कुछ तो बताओ उसके बारे में। I believe that India as a country needs the happiness curriculum. Yes, अब शुरुआत लग रहा ठीक है कि इंडिया कंट्री के रूप में हैप्पी करिकुलम उनको चाहिए, हैप्पीनेस करिकुलम। देखो जैसे दिल्ली में स्कूल में देखते हो हैप्पी क्लासेस होता है। दे आर अ डिजेक्टेड लॉट। कौन है डिजेक्टेड लॉट? कंट्री की बात तो होगी तो डिजेक्टेड लॉट नहीं कहलाएगा ना, लोगों की बात होनी चाहिए पहले तो, तभी तो डिजेक्टेड लॉट होगा। डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश। इट इज रियली नीडेड फॉर द यंगर जनरेशन। यस, अब आएगा कि हैप्पीनेस करिकुलम खासकर नीडेड है फॉर यंगर जनरेशन।
बी के बाद मुझे डी लग रहा है, बी के बाद डी, आंसर इज सी। आगे बढ़ो, खत्म करो। आ रहा समझ में? बी के बाद सी क्यों, सॉरी बी के बाद डी क्यों, सी ऑप्शन क्यों? क्योंकि कहा है इंडिया में हैप्पीनेस करिकुलम की जरूरत है और इट इज रियली नीडेड। अब इट समझ में आ गया किसके लिए हैप्पीनेस करिकुलम किसको चाहिए? यंगर जनरेशन, क्योंकि जो यंग जनरेशन होता है वो खासकर निराश परेशान ज्यादा होते हैं। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम? 16 नंबर अभिलाष, बस मैं यही कहूंगी आप लोगों को, एकदम अटेंटिव माइंड के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। बेटा अब सुनो, आपको आज मैंने एक और शीट देना था जो मैंने इसलिए रोक दिया था क्योंकि वो कैप का शीट था और मुझे पता था कि आज आप लोग शायद मेरा पढ़ाने का जो पैटर्न है उसमें शायद आज आप लोग समझ भी नहीं पाओगे कि मुझे पढ़ाना कैसे है। इसीलिए अब ध्यान रखना, अभी ये शीट मेरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास यानी परसों के पहले पहले एक और शीट मिल चुका होगा, एक और शीट मिल चुका होगा। मेरा जो शीट है ना वो मेरे साथ करोगे। आपको जो अलग से करना है, याद रखना, अभी हमारे पास जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उसकी बात मैं नहीं कहूँगी, जो इस बार पहली बार हमारे से जुड़े हैं, हमारे पास पिछला 40 सेट्स है मेंस का जो हम लोग सेल कर रहे हैं और इसमें खासकर इंग्लिश और मैथ सारा का सारा प्रूफ रेड है। और पिछले बार जब हुआ था तो एक दो मिस्टेक निकलता है तो बच्चे भी हमें बता देते हैं, हम उसको सही कर देते हैं, यानी कि एकदम ऑलमोस्ट मैं कह दूं कि एरर फ्री है। आप चाहो तो इसको आप खरीद लो, ये 40 का सेट आप लोग बाई कर लो और एकदम रेडी है। ठीक है, रेडी है ये। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीक से होगा वो 1 सेट एवरी वीक होगा, तो ये हर संडे को होगा और मैथ्स और इंग्लिश होगा, ये बिल्कुल न्यू होगा। ठीक है, ये न्यू होगा, तो आप ये तो खरीद लो जो आपको तुरंत ही मिल जाएगा अराउंड। अभी तो फिलहाल आपको 28 या 30 सेट्स सीधा सीधा मिल जाएगा, बाकी 10 सेट्स मुझे लगता है एक वीक में और लोड हो जाएगा। और ये जो है न्यू जो है आपका 1 सेट पर वीक आपको मिलता जाएगा। प्रैक्टिस इनसे करते जाओ। मेरा जो रहेगा ना, आप सिर्फ, क्योंकि देखो मैं भी जो आपको कराऊंगी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं क्लास में प्रिपेयर होकर नहीं आऊंगी। ये जो मैं आपका क्लास ले रही हूँ ना, डिस्क्रिप्टिव सॉरी ये प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस बैच मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। ये नहीं कि मैं पहले से तैयार होकर आऊँगी, अच्छा इसका आंसर तो ये है, ठीक है ना, ये बच्चा को ऐसे कराना, नहीं, मैं आपके साथ करूंगी। क्यों? क्योंकि आपको मैं वैसे ही कराना चाहती हूं जैसे कि अभी अभी क्वेश्चन पेपर देखा मैंने, आप भी देख रहे हो, कैसे करें, दिमाग कैसे चलेगा, कैसे उसको अटेंड करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, ये हम लोग दोनों साथ में मिलके आपको मैं दिखाऊंगी मैं कैसे कर रही हूं। इसलिए ये जो क्वेश्चन पेपर से आप निकाल के सीधा जितना होगा उसके बाद आप रख देना। प्रैक्टिस आप इनसे करना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हैं। अगर बुक भी चाहो तो इनके बुक्स भी अवेलेबल हैं, बुक फॉर्म में भी है। अब चाहो तो केडी पब्लिकेशन से ले लेना, kdpublication.com से चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आप केडी लाइव टेस्ट जो है उससे भी खरीद सकते हो आप, ताकि आप उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सको। ये प्रैक्टिस करो। बाकी मेरा जो रहेगा मटेरियल उसको अपने आप नहीं, हम लोग साथ में करेंगे और ऐसे करेंगे ताकि आपको भी दिखे कि हाँ कैसे किया जाता है। सेट के बारे में बेटा मैंने ये कहा कि अभी तक हम लोग 40 सेट पहले करा चुके हैं, मतलब पिछला साल फिर उसके पहले वाला साल, ऐसे करके 40 सेट हमारे पास ऑलरेडी है जो एकदम एरर फ्री है, वो रेडी है। या तो बुक के फॉर्म में चाहोगे तो केडी पब्लिकेशन से बाई कर लो, नहीं तो आप चाहो तो ऑनलाइन टेस्ट के रूप में आप इसको बाई कर लेना। ये 40 सेट का है, ये मैं आज रात या कल सुबह लाइव करा दूंगी आपको, मतलब परचेज के लिए, ठीक है। बाकी ये हर वीक एक संडे को टेस्ट होता रहेगा, आप इसको हर संडे देते रहना। हम जो आपको ऐसे एसएससी मेंस के शीट्स निकाल के रखोगे, देखो ये सारे शीट्स आप निकाल के रखोगे,
ये मेरे साथ मंडे वेंसडे फ्राइडे प्रैक्टिस करोगे और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मेरा क्लास चलेगा। याद रखना ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, कल है थर्सडे, कल मैं शुरू करूंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से दुनिया भर के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, इसीलिए हम इसको खासकर चाह रहे थे कि पहले इसको कराएं। उसके बाद मैं जाऊंगी पैसिव वॉइस जिससे 20 क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैं जाऊंगी नरेशन जिससे 27 क्वेश्चन आते हैं। और फिर मैं जाऊंगी वर्ब जो एडवांस पोर्शन है। देखा जाए तो नाम इसका वर्ब एडवांस एंड वर्ब बेसिक तो मैंने ही रखा था, क्योंकि ये चैप्टर किसी भी टीचर का ढंग से पढ़ाने का तरीका नहीं आता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है अब ये शुरू हो जाएगा मेंस बैच को ध्यान में रखते हुए। तो आज मैं आधा घंटा पहले इसलिए छोड़ रही हूँ कि बेटा बार बार आप लोग का मैसेज आ रहा है कैसे देखे कैसे देखे। आज जाके निकाल के इसको रख लो। अब आगे से बिल्कुल मेरे साथ इनको प्रैक्टिस करना है। परसों दोपहर 2 बजे तक फिर चेक करके जो प्रिंट आउट्स रहेगा प्लीज निकाल के रख लेना। आप लोगों को समझ में आया? You will get all the current like test papers, प्रभाकर, सारा करंट टेस्ट पेपर्स मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को तो वही प्रैक्टिस करना है। और प्रभाकर मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं आपके साथ टेस्ट पेपर जो है ना, जो मैं कराऊं आपको, मैं भी खुद करके नहीं आऊंगी, आगे से अपना घर से प्रैक्टिस करके नहीं आऊंगी, आप भी मेरे साथ करोगे। और हम लोग ऐसे करेंगे जैसे बस एग्जाम दे रहे हो, कैसे सोचना है कैसे करना है, ठीक है। जहां आप फंसो कि मैडम आपने क्या लॉजिक लगाया हमें समझ में नहीं आया, फट से लिख दो कि मैम आपने नंबर 7 में क्या लॉजिक लगाया समझ में नहीं आया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। वॉइस नरेशन हो जाएगा। अरे यार मैं कह रही हूं ना विदित, अब तुम पढ़ो तो सही एक बार। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, इसमें भी तो बहुत सारा पोर्शन है, ठीक है। आप पढ़ो तो सही। और अगर आपको थोड़ा पुराना भी बैच देखना है तो आप चाहो तो आप इंग्लिश 4 खरीद लो, जानते हो इसमें आपको पिछला भी मिल जाएगा, ठीक है, देख लो। लेकिन हाँ, मंडे वेंसडे फ्राइडे का क्लास मिस मत करना। ये आपका प्रैक्टिस बैच है और ये खासकर इसलिए है कि वो 75-80 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो आप लोग इतना मतलब छोड़ के चलते हो जैसे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% सिलेबस जो है 50% वो सिर्फ रीडिंग है, जो मैं आज कराया मैंने आज आपको पैसेज नहीं कराया। जानते हो क्यों? पैसेज देख के डर जाओगे। आप निकालो ना, तो कॉम्प्रिहेंशन निकालो। पौने 2 पे दोनों देखो, पूरा एक इधर भरा है एक इधर आधा भरा हुआ है। मैंने कहा पहले ही क्लास में क्यों डरा दूं, इसलिए मैंने नहीं निकाला। थैंक यू सो मच प्रभाकर। संडे टेस्ट बेटा प्रियंका, आपका ये सब चीजें ना उन लोग से बात करना, वो मुझे नहीं पता। टेस्ट का बताओ, टेस्ट का आपको तो बाई करना पड़ेगा, सब चीज थोड़ी फ्री मिलता, बड़ा मुश्किल लगता है। जानते हो आपका जो टेस्ट पेपर है ना, फाइनल प्रूफ रीडिंग होने के लिए मेरे पास आता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, दिन भर के थके हुए क्लास और सारे झंझटों के बाद घर जाओ तो टेबल पे टेस्ट पेपर देख के है ना एकदम दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो प्रूफ रीडिंग मेरे पास ही आएगा। केडी सिमेंटिक्स में वो क्या आप रूट से नहीं पता बेटा अभिलाष, केडी सिमेंटिक्स में वो क्या आप रूट से नहीं दिया हुआ है। क्या आपको रूट से पढ़ाने के लिए क्लास में पढ़ाती हूँ, आप देखते हो। मैं आपको नहीं महसूस होता अभिलाष कि अराउंड 80 से 90% जो वो क्या है मैं रूट से करा रही हूँ, लेकिन अब बुक में कैसे वो सब लिखूं बताओ ना। बिल्कुल राखी, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच। एंड मेरा क्लास जो चलेगा मैथ्स के तुरंत बाद होता है, इससे शायद 2-4 मिनट लेट हो जाता है शुरू होने में। 5 से 7 चलेगा, मंडे वेंसडे फ्राइडे। ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हम ग्रामर एंड वोकैब करेंगे, उस दिन हम लोग ये सब नहीं छुएंगे अभी। थैंक यू सो मच बेटा।